Hello, good evening everyone. I welcome all of you to Grade Up channel. Good evening all of you to the Grade Up channel. So today's topic is about आज का टॉपिक हमारा है लिवलिंग. हेलो आलोक, आराधना, संतोष. राज, पटेल सर, ज्ञानेश्वर, आश्रय. गुड इवनिंग आलोक, गुड इवनिंग पटेल, गुड इवनिंग राज. कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है मेरी ठीक से? Am I audible to all of you? Audible and visible? ठीक है. ज्ञानेश्वर, यही प्रोनाउंसिएशन है ना? गुड इवनिंग. ज्ञानेश्वर होता है, ज्ञानेश्वर तो मैंने सुना. ज्ञानेश्वर या जी गलती से नहीं रहा है इसमें. DNY, ज्ञानेश्वर. हाउ टू प्रोनाउंस? कैसे करते हैं प्रोनाउंस इसको? इज इट ज्ञानेश्वर और ध्यानेश्वर और समथिंग एल्स? चलिए, ये हमारा है. अच्छा, ठीक है. तो लेवलिंग में देखो, ये तो प्रीवियस सेशन है. मैं आपको वैसे भी कुछ बताऊंगा, अभी बेसिक्स बताऊंगा थोड़ा बहुत, और मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा बेसिकली, और अपकमिंग जो सेशंस होंगे उसमें मैं पूरा कराऊंगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टेइंग सेफ एंड डूइंग गुड. तो पहली मेरी बात, एक बात सुन लेना आप सब, कि आपने ज्वाइन जरूर एसएससी जेई के लिए किया है. आप पढ़ेंगे एसएससी जेई के लिए. हाँ, पीडीएफ मिलेगा आपको. जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो ऊपर आपको या तो 3 डॉट यहाँ पे होगा, वीडियो जब अपलोड होगा तब वहां से आपको मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, या फिर बॉटम में यहाँ पे ऑप्शन आता है. लैपटॉप में रहेंगे तो शायद बॉटम में ऑप्शन आता है, मोबाइल में रहेंगे तो शायद यहाँ ऑप्शन आता है. ये 2 जगह ही ऑप्शन आता है, डाउनलोड होगा पीडीएफ. सबसे पहली बात, आपने एसएससी जेई के लिए ज्वाइन किया, अच्छी बात है. पर आपको मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, बहुत क्लियर. मैं थोड़ा सीरियस वाला आदमी हूँ. सीरियस मतलब फ्लोटिंग में पढ़ा के आपको ल्यूक्रेट करके पढ़ाने वाला आदमी नहीं हूँ मैं. मुझे पढ़ना है तो सीरियस वाली बात है. दूसरा, सीरियस क्यों पढ़ाता हूँ? क्योंकि मैंने इस पे पूरा ध्यान देके ऑब्जर्व किया हुआ है कि जो भी आज के डेट में एसएससी जेई का क्वेश्चन आता है वो गुप्ता एंड गुप्ता और आर अगोर टाइप का नहीं रहा. पहले वाला जो सीन था ना कि गुप्ता एंड गुप्ता से पूछ लिया, आर अगोर से पूछ लिया, काम चल गया, नहीं रहा. ट्रेडिशन चेंज हो चुका है. एसएससी जेई में ईएस के क्वेश्चंस आते हैं, जो ईएस में आया हुआ क्वेश्चन है. हाँ, थोड़े बहुत ऊपर नीचे है कि हाँ सारे क्वेश्चन तो नहीं दे देता है वो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल वो भी रिपीट करता है. तो सवाल जो है उसका जो कैटेगराइजेशन है थोड़ा चेंज हो चुका है. हाँ, गेट के लेवल का क्वेश्चन तो नहीं देगा ऑब्वियसली, क्योंकि गेट के लेवल का जो क्वेश्चन होता है उसमें टाइम टेकिंग होता है. ईएस वाले में भी क्योंकि देखो ईएस में क्या है, 150 क्वेश्चन 180 मिनट, यहाँ तो उससे भी कम है भाई एसएससी जेई में. तो सवाल ठीक है वैसे देता है, लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर आप सीरियसली एसएससी जेई क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये मान लीजिए अभी हमारा एक सब्जेक्ट है सर्वे. तो सर्वे में मेरा ये कहना है कि ये थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने ध्यान से पढ़ाई की है तो इसमें जितने नंबर आएंगे उसमें से हर वक्त देखो, सुनना, बहुत गजब की बात बता रहा हूँ, हर वक्त मिनिमम लेवल पर 90% आप सवाल सही बना के आ सकते हैं, बिना बिना ज्यादा एफर्ट किए हुए. ये सबसे खतरनाक बात बोल रहा हूँ मैं. पर उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना ये होगा कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. मतलब ये समझ के रखो कि आप मुझे तंग करो, सर ये क्या बता रहे हो, वो क्या बता रहे हो, वो आपका कर्तव्य है, पूछते रहो. मेरा कर्तव्य यह है कि मैं किसी तरह से स्टिपुलेटेड टाइम में जो मुझे वक्त दिया गया है उस वक्त के अंतराल में आपको पूरा एक पैकेज प्रोवाइड करूँ सर्वेइंग का, जिससे कि आपको सहायता मिले, हेल्प मिले और क्लैरिटी मिले. जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी फिर आप प्रैक्टिस करना वो आपके हाथ में रहता है. फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी. तो पूरा प्रोसेस जरूर फॉलो करना. ऐसा कभी नहीं सोचना कि हाँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन बना लिया, थोड़ा ऊपर ऊपर से जान लिया. ना ना, करना है तो करना है भाई. पहला ये चीज मैंडेटरी है मेरे तरफ से. अगर करना है तो करना है, या तो नहीं करना भाई. दो ही बात होती है. जैसे मैं आया हूँ तो मुझे पढ़ाना है, ऐसे नहीं कि यार चलो मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूँ पढ़ा दूंगा, थोड़ा बहुत ऐसे जैसे तैसे बता दूंगा. ये नहीं चलेगा. ना मेरे एंड से ये चलता है, ना आपके एंड से वो चलना चाहिए. तो ये एटीट्यूड नहीं रखना. करना है तो बिल्कुल बढ़िया से कर लेना है. अब पढ़ने वाली बात जो हुई, जब मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल, पर साथ में एक बात ध्यान रखना, डिटेल कुछ चीज़ों की दी जाती है और कुछ चीज़ों की नहीं दूंगा मैं. तो आपको जहाँ पे ज़रूरत है वहीं दूंगा.
लेकिन याद रखना डिटेल को हमेशा संजो के ऐसे नहीं रखना कि हर समय चीज़ों को डिटेल में ही लेके आना। आपका जो एग्ज़ाम का कैटेगरी है, इस एग्ज़ाम के कैटेगरी में याद रखने वाली चीज़ को बहुत बड़ी महत्वता दी जाएगी। मतलब वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा जितना आप याद रख सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है। क्योंकि मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, तभी आप क्वालीफाई करेंगे। लेकिन याद रखना क्या है, अकेले सर्विंग तो सब्जेक्ट है नहीं आपके पास में, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये फिर प्रोसेस बन जाता है कि एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो, एट द सेम टाइम मुझे एक याद रखने का एक पूरा एनवायरनमेंट भी मिले कि मैं चीज़ों को याद रख सकूँ। ये वजह बन जाती है कि हम थोड़ा डिटेल में कुछ चीज़ों को पढ़ें ताकि समझ में भी आए और याद भी रहे। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, लेवलिंग में हमारा पहला जो मेरा क्वेश्चन होगा, हम करते ही क्यों है लेवलिंग? हमारा बेसिक क्या है लेवलिंग का? तो भाई लेवलिंग में हम डिफरेंस ऑफ लेवल पता करते हैं या फिर किसी एक रेफरेंस से किसी एक पॉइंट का हम हाइट पता करते हैं। मतलब बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो बस हाइट ही पता करना है ना। अच्छा, जब मैंने ये बोल दिया हाइट पता करते हैं तो फिर दूसरी बात होती है जैसे डायग्राम है आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। हाँ, घाट मेजर करने के लिए ये क्या है? घाट घाट मतलब घाट नहीं समझा मैं। जीएचटी मतलब जीएसटी मीन्स जीएसटी मतलब हाँ, ओके हाइट हाइट में वो एचईआई अलग हो गया, जीएसटी हाँ हाइट मेजर करने के लिए बिल्कुल सही। हाइट मेजर करने के लिए ऑब्वियसली। अब ये बात हो गई हाइट मेजर करते कैसे हैं, तो भैया लेवलिंग स्टाफ यूज करते हैं। लेवलिंग स्टाफ और अपना टेलीस्कोप यूज करते हैं। टेलीस्कोप से देखते हैं लेवलिंग स्टाफ पे जो मार्क आता है। देखो मैं बताता बहुत आसान हूँ और सारे सवाल बनेंगे इसकी मेरी गारंटी है। मेरी गारंटी है, लेकिन क्या है लोग क्या हाइप बना के पढ़ते हैं। हाइप ना बनाना, चीजों को ध्यान से पढ़ो। हाइप के पीछे तो बिल्कुल नहीं जाना, हाइप के पीछे बिल्कुल नहीं जाना। तो आपने यहाँ पे मान लो लेवलिंग स्टाफ रखा। लेवलिंग स्टाफ रखने के बाद आपने कुछ रीडिंग मेजर किया। लेवलिंग स्टाफ में मार्किंग दिया हुआ कितना मीटर का हाइट है, आपको कुछ एक हाइट मिला, मान लो यहाँ 1260 लिखा, तो हाँ भाई 1.26 मीटर की हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो बेसिकली आप किसी एक रेफरेंस से किसी एक जगह की हाइट पता करते हैं। ठीक है, आगे आओ। तो जब ये काम करते हैं तो उसमें आपको किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो भी बताऊंगा। ये है मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस, 8+ साल का एक्सपीरियंस है, वो भी सिर्फ टीचिंग का। अगर टोटल एक्सपीरियंस बात करें तो शायद 13+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। मास्टर्स मैंने आईआईसी बैंगलोर से किया हुआ है। और ये सारे मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, स्ट्रेच ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर्स, रेलवे एयरपोर्ट सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स भी। ठीक है, तो जाके आप फॉलो भी कर सकते हो। अगर ग्रिडअप ऐप में आप हैं तो एमडी स्पेस अंसारी अगर टाइप करेंगे तो एमडी स्पेस अंसारी टाइप करने के साथ ग्रिडअप के ऐप पर वहां पे आपको ग्रीन टिक, एक बहुत सारे टिक वाले लोग आ जाएंगे, उसमें से ग्रीन टिक वाला आप जब क्लिक करेंगे मैं दिखूंगा, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस वगैरह आते हैं वहां पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि अब जैसे मैंने बताया कि हाइट मेजर करते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मान लीजिए 2 पॉइंट आपके ग्राउंड के ऊपर रखे हुए हैं। मैं बोलूँगा कि एक काम करो, आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर करो। तो आप क्या करोगे? आप सीधे जाओगे और सीधा-सीधा सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस है वो मेजर करके बता देंगे आप। अच्छा, कोई बंदा बोलेगा नहीं मैं ऐसे मेजर करूँगा। कोई बंदा बोलेगा नहीं मैं ऐसे मेजर करूँगा, चलेगा क्या? कोई बंदा ऐसे मेजर करेगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हज़ारों रास्ते हैं पर ये सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम मान के चलेंगे। क्यों? अगर हर कोई अपने हिसाब से मेजर करने लग गया, फिर हम एक-दूसरे से बातें कैसे करेंगे कि भाई ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है? ये बात समझना, क्यों बता रहा हूँ? ये रेफरेंस हो गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपने जो स्ट्रेट लाइन खींची एक दो पॉइंट के बीच में, वो स्ट्रेट लाइन खींचना हमारा एक रेफरेंस और एक प्रोसीजर हो गया कि 2 पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस कैसे बताना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हम आगे आते हैं, हमने बोला क्या वर्टिकल हाइट बतानी है हमें। तो वर्टिकल हाइट बताने की जब बात पे हम आ गए, तो फिर हमने बोला अच्छा ठीक है वर्टिकल हाइट बताना है, तो अर्थ को कैसा समझा जाए। तो अर्थ का जो शेप है एक्चुअली स्फेयर नहीं है, पर इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हमने बोला एक काम करते हैं, अर्थ को स्फेरिकल समझा जाए। सुनते जाने बात को पूरी कहानी की तरह। क्या कहा हमने? अर्थ को पूरा स्फेयर समझा जाए, गोल समझा जाए, एकदम गोल। ठीक है, इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ध्यान रखना। तो ठीक है, स्फेरिकल समझ लिया इंजीनियरिंग पर्पस के लिए। तो अब क्या हुआ, सबसे जो हमारा एक अच्छा कोई बंदा दूसरा एक और बात सुनो। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 3 फ्लोर है, या ऐसे मान लेते हैं ऐसे 3 फ्लोर है। एक बंदा फर्स्ट फ्लोर पर है, दूसरा बंदा सेकंड पर और तीसरा बंदा थर्ड फ्लोर पर है। अगर मैं चला जाऊं यहाँ और मैं पूछूं कि हर किसी से थर्ड वाले से पूछूं भाई तुम कितने हाइट पर हो, वो बोलेगा मैं, मान लो हर फ्लोर की हाइट दी हुई है 6 मीटर, 6 मीटर। तो वो बोलेगा मैं तो 6 मीटर के हाइट पे हूँ, मुझे कैसे समझ में आएगा 6 मीटर के हाइट पे। अच्छा, तीसरे वाला एक और तरीके से बताया कि नहीं नहीं मैं तो यार 3 3 6 3 9 9 मीटर के हाइट पे हूँ, या फिर मैं 3 मीटर के हाइट पे हूँ। तो या अलग अलग रेफरेंस बता सकता है ना, कोई भी अपने हाइट को बताने के लिए कोई भी रेफरेंस यूज कर सकता है। तो अब आप आपके और मेरे बीच में ये कन्वर्सेशन होगा, यार ये कैसे बता रहे हैं लोग। कोई अपने फर्स्ट फ्लोर से हाइट बता के चला जा रहा है, कोई सेकंड फ्लोर से हाइट बता के चला जा रहा है। मैं जब हाइट पूछ रहा हूँ तो अच्छा ये होता कि ये तीनों लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताते हाइट, ताकि मुझे कंपेयर करना भी आसान होता, मैं भी किसी को बताता तो उसको भी समझ में आता, यानी रेफरेंस जो है। अच्छा, अब इससे 2 बातें हो गई। कोई भी अपनी हाइट के लिए रेफरेंस तो कोई भी ले सकता है। क्या बोला मैंने? रेफरेंस कोई भी ले सकता है कि यहाँ से हाइट बता दूं, या फिर सेकंड फ्लोर से हाइट बता दूं, या फिर ग्राउंड फ्लोर से हाइट बता दूं। अब जब ग्राउंड फ्लोर से हमने हाइट बताया तो हमने बोला यार ये थोड़ा स्टैंडर्ड जैसा दिखता है, क्योंकि हर कोई ग्राउंड फ्लोर से बता दिया करे। बात समझ में आई? दूसरी बात, हाइट नापने के लिए मैं जो ये लाइन ड्रॉ किया कि ऊपर की तरफ, तो ये रेफरेंस हुआ। कोई हाइट बोले नहीं मैं ऐसे हाइट बताऊंगा, ऐसे टेढ़ा, ये कोई बात हुई क्या? ये कोई बात हुई नहीं ना।
ये कोई बात नहीं, यार ये टेढ़ा कैसे आप हाइट नाप रहे हो तुम अपने मन से? नहीं हुआ ना। तो यानी सब चीज़ कॉमन होने चाहिए मेरे बीच, आपके बीच और जो क्वेश्चन पूछने वाला है उसके बीच, है ना? अब आ जाते हैं रेफरेंस वाली बात पे। तो अब क्या बोला था मैंने, स्फेयर है, अर्थ को हमने स्फेयर माना है इंजीनियरिंग पर्पस के लिए। जब स्फेयर माना हमने तो उसके मीन सी लेवल को हमने क्या बोला, ये भी स्फेयर है पूरा मीन सी लेवल, इसको भी स्फेयर माना अपने लिए। और ये बोला कि हम इसको रेफरेंस डेटम लेते हैं। क्या? रेफरेंस डेटम। हम इस मीन सी लेवल से हम सब चीज़ों की हाइट बताया करेंगे। ये हमने आपस में ये फैसला किया, आपस में समझौता किया बातचीत करके। ये क्या लिया हमने, मीन सी लेवल। मतलब ये पूरा अगर बात करें तो ये सोचो, ये स्फेरिकल हमारा अर्थ है, इसको मैंने बोला एमएसएल। ये मीन सी लेवल, यहीं से सबकी हाइट बताएंगे, कोई कहीं भी है। तो अब मैंने उसका एक टुकड़ा लिया छोटा सा, यहाँ बनाया। अब यहाँ जब छोटा सा बना दिया तो मैंने एक पॉइंट फिर यहाँ पे दिया और मैंने आपको बोला अब चलो बताओ इसकी हाइट। अभी भी झमेला है, बोलो कैसे? इसकी हाइट कोई हो सकता है यहाँ से बता दे, कोई हो सकता है यहाँ से बता दे, कोई यहाँ से बता दे। फिर झमेला हुआ ना, हाइट कहाँ से बताया जाए? कोई बंदा यहाँ खड़ा है तो हाइट क्या बताएगा, यहाँ से बता दे, वहाँ से बता दे। तो बोला नहीं नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं है। हाइट बताने के लिए एक ही लाइन रखो, एक ही रेफरेंस रखो, ताकि एक दूसरे को कंफ्यूजन ना हो। तो हमने बोला एक काम करते हैं, हाइट बताने के लिए हम उस लाइन का उपयोग करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्लम लाइन। देखो धीरे धीरे बातें खुलने लगी। तो फिर हमने बोला यार ये फिर बताओ प्लम लाइन क्या है। तो बोला अच्छा प्लम लाइन बता देते हैं। मान लो ये तुम्हारा सरफेस ऑफ द अर्थ तुमने माना है, ये एमएसएल तुम्हारा है, सरफेस ऑफ द अर्थ माना है अगर तुमने इसको। तो इस सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर में अगर तुम प्लम्बम लेके आओगे, प्लम्बम, और प्लम्बम को स्विंग करा दो, प्लम्बम को क्या स्विंग करा दो, तो स्विंग कराने पर क्या होगा, प्लम्बम स्विंग कर करके लास्ट में कहाँ जाके रुकेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही जाके रुकेगा ना, जिधर से ग्रेविटी खींच रही है। तो हमने बोला देखो जब वो रुक जाए तो जो धागे का डायरेक्शन है वो उसको हम बोलते हैं प्लम लाइन। यानी एक बात समझ में कि प्लम लाइन कुछ नहीं है, ग्रेविटी का डायरेक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन है, जिस तरफ लास्ट में स्विंग करके अपना प्लम्बम रुक जाए। अगर ये प्लम्बम यहाँ के बजाय यहाँ अगर हम स्विंग करा रहे होते तो धागा कहाँ रुक रहा होता, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। अच्छा इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जब मैं बात कर रहा हूँ, यानी एक सेंटर है, एक सेंटर है, इस सर्कल का एक सेंटर है, यहाँ से जितने भी रेडियल लाइंस निकलेंगे सब क्या है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी बात समझ में आ रही है। और यही डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी हमारा क्या है, प्लम लाइन है। अच्छा इसके और भी नाम हो गए, क्या डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी भी नाम दे दिया मैंने इसका नाम प्लम लाइन भी बोल डाला। और ये अगर ज्योमेट्री की तरह में बात किया जाए तो ये रेडियल लाइंस भी हुआ। अगर ये स्फेरिकल मैं ले रहा हूँ शेप को तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये रेडियल लाइंस भी कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमने बोला हम जो भी मेजर करेंगे रेफरेंस लाइन हमारा क्या होगा, प्लम लाइन। मतलब अगर इस बंदे का मेजर करना है तो पहले एक काम करो, आप खींचो क्या, प्लम लाइन। तो प्लम लाइन ही हमारा क्या होगा, वर्टिकल हाइट मेजरमेंट करने के लिए रेफरेंस होगा। बात समझ में आ गई। प्लम लाइन को ही हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन बोलेंगे, जिसके जिसके इसमें हम अपना हाइट मेजरमेंट करेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ आएगी नहीं आई बात? ठीक है, तो एक प्लम लाइन हो गया, प्लम लाइन हो गया, प्लम लाइन। अब इसके बाद आता है लेवल सरफेस। लेवल सरफेस कुछ बेसिक बताऊंगा, फिर न्यूमेरिकल पे चलेंगे हम। लेवल सरफेस, फिर हम लेवल सरफेस क्या है भाई, तो जो सरफेस हमने डिफाइन किया ना पूरा सराउंडेड एक गोल सा फुटबॉल की तरह सरफेस, उस पूरे सरफेस को ही हमने लेवल सरफेस बोल लिया। क्या बोला हमने, उसको पूरे सरफेस को ही लेवल सरफेस बोला। ये इतना बेसिक है कि अगर ये समझ लोगे तो इससे रिलेटेड जितने सवाल आते हैं सब बनेंगे, इससे जितने रिलेटेड सवाल आते हैं सब बनेंगे। हाँ पर जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, आपको थोड़ा पेशेंस रख के इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस रख के समझेंगे नहीं तो बड़ा झमेला है, बहुत झमेला है, मुश्किल हो जाता है कई बार। ठीक है, तो हमने बोला कि गोल वाला जो आपका है वो क्या है, लेवल सरफेस है। ठीक है, लेवल सरफेस के बारे में जब बात बोला, अब मैंने बोला प्लम लाइन, फिर मैंने बोला लेवल सरफेस। तो कर्व वाला जो पोर्शन है, अगर मैंने इसको लेवल सरफेस बोला, एक बॉल, दूसरा उसके ऊपर का बॉल, तीसरा उसके ऊपर का बॉल, ये सारा जो बॉल के ऊपर बॉल बना दिया मैंने, इस सारे को मैंने बोला लेवल सरफेस है। अच्छा उसमें भी रेफरेंस वाला जो हमारा लेवल सरफेस है वो कौन सा है, एमएसएल है, मीन सी लेवल वाला। तो लेवल सरफेस, फिर से अब मैं सवाल पूछूं कि क्या हुआ, लेवल सरफेस क्या बताया मैंने, जैसा बताया उससे देख के क्या लगता है, क्या वो कर्व है या वो फ्लैट है? लेवल सरफेस क्या वो कर्व है या फ्लैट है? क्या जवाब होगा आपका, लेवल सरफेस कर्व है या फ्लैट है? लिख के बताइए मुझे, लेवल सरफेस जो है वो कर्व है या फ्लैट है? कर्व, बिल्कुल सही। और ये सवाल आता है, ये सवाल आता है कि लेवल सरफेस कैसा है, कर्व है या फ्लैट है? ठीक है, जब आप लेवल सरफेस समझ गए कि वो फुटबॉल के शेप में जो कुछ भी आया सब लेवल सरफेस है, एक के ऊपर एक। और लेवल सरफेस एक कंसेंट्रिक सर्कल के साथ, सॉरी एक कंसेंट्रिक सेंटर के साथ, एक सेंटर के साथ सारे सरफेस एक के ऊपर एक के ऊपर एक जितने लगा दो सारे लेवल सरफेस कहलाएंगे। ठीक, तो अब अगर सोचा जाए कि भाई अगर अगर मैंने बोला ये वाला तो हमारा एमएसएल है, मीन सी लेवल वाला सरफेस जो हमने किया है, अगर मैं इस पे प्लम लाइन खींचूं, प्लम लाइन, तो जब भी प्लम लाइन खींचा जाएगा वो तो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा ना, वो तो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा। तो मैं अगर बोलूं कि प्लम लाइन तो भाई हमेशा हमेशा और हमेशा इस लेवल सरफेस के नॉर्मल ही रहेगा। तो इस बात को क्या लगता है, दिल एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है? प्लम लाइन जो है हमेशा क्या होगा, लेवल सरफेस के हमेशा नॉर्मल होगा। क्यों, एक सर्कल पे आप खींच के देखो रेडियस, जितने भी रेडियस है एक सर्कल पे जितने भी रेडियस खींच के देखो, ये अपने सारे कर्वेचर को क्या करता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर ही रहता है ना। यहाँ पर बात समझ आ रही है? ये फिर से सवाल है,
ये फिर से ये सिंगल लाइन क्वेश्चन आता है कि कर्व कर्व जो आपका लेवल सरफेस है, लेवल सरफेस और प्लम लाइन के बीच में क्या रिलेशन है? 90 डिग्री का नॉर्मल होता है। हमेशा प्लम लाइन आपके लेवल सरफेस के नॉर्मल होगा। ठीक है, अब आपने समझा लेवल सरफेस, सर ने बताया कर्व है, मान लिया। आगे चले तो बोले फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है ना? हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए बात मानते हैं, मान लेते हैं ये हमारा लेवल सरफेस है। तो लेवल सरफेस जैसे बॉल हो गया, बॉल के ऊपर में ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेके, ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, पूरा फ्लैट, पूरा फ्लैट। बॉल के ऊपर में लाके टच करके रखेंगे ना, बॉल के ऊपर में लाके टच करके रखेंगे, तो ये फ्लैट सरफेस जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। क्या बोला मैंने? जो फ्लैट सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो बॉल का देखो, ये मान लो बॉल है, बॉल का कुछ हिस्सा लिया मैंने, इस पे मैंने एक फ्लैट सरफेस लाके रखा, एकदम फ्लैट सरफेस। अगर मैं फ्लैट सरफेस लाके रखूंगा, तो फ्लैट सरफेस को मैंने क्या बोला? हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना? और ये जो कर्व वाला था, जो सर्कुलर वाला, उसको मैंने क्या बोला था? लेवल सरफेस, लेवल सरफेस। अब अगर मैं पूछूं कि प्लम लाइन क्या आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, अब अगर ये सवाल पूछूं कि क्या ये प्लम लाइन जो है वो क्या आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, सॉरी प्लम लाइन जो, हाँ प्लम लाइन आपके क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस के? क्या बोलेंगे आप? ये तो साफ साफ देख के पता चलना चाहिए आपको। ये सारे लाइन से देखो, ये सारे लाइन से क्या ये परपेंडिकुलर जा रहा है? क्या ये परपेंडिकुलर जा रहा है? हमेशा याद रखना लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। नहीं नहीं नहीं, गलत है ये, आप समझ नहीं रहे हो। लेवल सरफेस जो है वो आपका सर्कुलर है, वहां प्लम लाइन जो है सारे रेडियल लाइंस है। तो हमेशा परपेंडिकुलर वाली बात जो है नॉर्मल, वो हमेशा प्लम लाइन जब आप खींचोगे ना, तो लेवल सरफेस पर नॉर्मल रहेगा। पर अगर मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस ला के रखा, ये देखो ना, मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस ला के रखा, अब एक ही प्लम लाइन को लूंगा और आपसे पूछूंगा क्या देखो जरा ये परपेंडिकुलर आएगा? ये क्या प्लम लाइन तो है, सेंटर यहाँ है, तो ये रेडियल डायरेक्शन, क्या ये परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल सरफेस के? ये एंगल के 90 डिग्री बन रहा है, देखो जरा। बल्कि ये वाला तो कुछ बना भी नहीं रहा है। और दूसरी लाइन देखो, एक लाइन हो सकता है यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, सिर्फ एक लाइन, पर बाकी जितने भी लाइन है कभी भी परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, कभी भी, क्योंकि रेडियल लाइंस है ना। देखो जरा ना, सारा एंगल देखो ना, खुद ही देखो, ये सारे जो प्लम लाइन है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई भी बनेगा क्या परपेंडिकुलर? कोई भी बनेगा सिवाय एक के। फिर से सवाल को समझ के बताओ कि क्या प्लम लाइन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे परपेंडिकुलर बनाएगा? प्लम लाइन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा हमेशा। हमेशा अगर प्लम लाइन को रहना है नॉर्मल, तो वो सिर्फ और सिर्फ लेवल सरफेस पे रहेगा। नहीं समझ में आई बात? तो फिर से बोलो मुझे। अगर बात नहीं समझ में आई तो फिर से बोलो मुझे। फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ, समझो बात को, या तो समझ में आए तो बोलो हाँ समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ूंगा। पहली बात आपको समझना है, फुटबॉल क्या? फुटबॉल, एक फुटबॉल जो है वो आपका क्या है? लेवल सरफेस है, लेवल सरफेस है। फुटबॉल के आप ऊपर मैंने क्या बोला? एक आप हॉरिजॉन्टल सरफेस ला के रखो, है ना? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ला के रखो। तो फुटबॉल से जो सेंटर लाइन निकलेगा, फुटबॉल से जो सेंटर लाइन निकलेगा, वो तो भैया फुटबॉल से क्या होगा? हमेशा नॉर्मल होगा ना, हमेशा नॉर्मल होगा, चाहे जहां से भी निकले। और ये सेंटर से निकलने वाले जो रेडियल लाइंस हैं, यही रेडियल लाइंस तो हमारे क्या है? प्लम लाइन है। लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो तो किसी लेवल सरफेस पे कहीं एक फ्लैट सरफेस है जो टेंजेंट है, फ्लैट सरफेस पर, ये फ्लैट सरफेस है ना हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो आप देखो ना, ये जो लाल वाला लाइन है वो प्लम लाइन है, लाल वाला जो लाइन है वो प्लम लाइन है। ये जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है वो आपका लेवल सरफेस है, और जो ब्लैक वाला मैंने बनाया है वो आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लम लाइन का तो परपेंडिकुलर होने का कहाँ चांस है? सिर्फ एक जगह पे जहाँ टेंजेंट होगा वहां हो जाएगा, इसके अलावा तो कहीं नहीं होगा। जहाँ टेंजेंट है वहां ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, पर बाकी कहीं भी नहीं होगा। बात समझ में आई? तो लेवल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस और प्लम लाइन वर्टिकल। अब बात क्या हो गई कि हम जब लेवलिंग करते हैं तो किसी भी पॉइंट का जब हाइट मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए जो रेफरेंस लेते हैं, क्या रेफरेंस लेते हैं? वो वर्टिकल लाइन लेते हैं, वर्टिकल लाइन या फिर वर्टिकल हाइट लेते हैं, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? प्लम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? प्लम लाइन। यहाँ मैंने लिखा हुआ है वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और कोई नहीं, प्लम लाइन ही हमारा वर्टिकल लाइन है, समझ रहे? प्लम लाइन ही हमारा वर्टिकल लाइन है। ठीक है, यहां तक अगर बातें समझ में आ गई, तो इसके आगे क्या हुआ? लेवल सरफेस पर लाई करने वाला, मतलब एक कर्वेचर सरफेस है, उसको कोई भी लाइन लाई करे, उसको कोई भी लाइन रहे रहे पड़ा रहे, लाई करना मैंने पड़े रहना, है ना? लेवल सरफेस पर, लेवल सरफेस क्या है? सर्कुलर है ना, था बॉल रखा हूं मैंने, लेवल सरफेस पर कोई भी लाइन अगर लाई करे तो क्या होगा? वो भी कर्व होगा। लेवल सरफेस कर्व है तो उस पे रहने वाला लाइन भी कर्व होगा। उस लाइन को हम लेवल लाइन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? उस लाइन को हम लेवल लाइन बोलते हैं। लेवल सरफेस कर्व समझा आपने, लेवल लाइन भी कर्व हुआ। अच्छा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रहने वाला, अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर पड़ा हुआ कोई लाइन है, तो सीधा होगा वो भी, जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस आपका फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्लैट है ना, तो उसी तरह उस पर पड़ा हुआ कोई भी लाइन होगा, उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। पहले ये बेसिक डेफिनेशन आप समझ लीजिए। कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर किया जा सकता है किस मामले में? किस मामले में? आधा है क्वेश्चन, अधूरा है क्वेश्चन, अधूरा है क्वेश्चन। आप समझ नहीं रहे, मैं अभी बेसिक डेफिनेशंस बता रहा हूँ कि आप समझे, जब आगे चल के मैं लेवल सरफेस यूज करूंगा, जब मैं, नहीं आप जो पूछ रहे हैं ना अभी अभी बिल्कुल यूज करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? लेवलिंग में ही आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं ना, सॉरी रिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ, कर्वेचर ऑफ करेक्शन करते हैं ना, कंबाइंड करेक्शन करते हैं, क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। लेकिन वो आगे की बात है, पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि लेवलिंग सरफेस क्या है, लेवलिंग लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है।
समझ रहे हैं? एक-एक चीज़ क्लैरिटी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको धराशायी कोई नहीं कर सकता है, कोई गिरा नहीं सकता है फिर। तो लेवल सरफेस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेवल सरफेस क्या हुआ? कर्व सरफेस, कर्व सरफेस। लेवल लाइन क्या हुआ? हर लेवल सरफेस पे रहने वाला लाइन लेवल लाइन है। दूसरी बात, प्लम्ब लाइन क्या आपके लेवल लाइन के नॉर्मल होगा? अगर मैं सवाल करूँ कि प्लम्ब लाइन क्या आपके लेवल लाइन के नॉर्मल होगा? तो हाँ, प्लम्ब लाइन इज़ प्लम्ब लाइन इज़ प्लम्ब लाइन नॉर्मल टू लेवल लाइन? नॉर्मल टू लेवल लाइन? क्या बोलेंगे आप? हुँ? यस, प्लम्ब लाइन लेवल लाइन के नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने पिक्चोरियल व्यू से समझाया, जब सरफेस के वो नॉर्मल है, तो भाई उस पे रहने वाला लाइन भी तो सर्कुलर ही है, सर्कल का ही तो पार्ट है। निकलने वाले सारे तो रेडियल ही लाइन होंगे, तो भाई हर जगह नॉर्मल ही तो होगा। नॉर्मल समझ में आता है, परपेंडिकुलर होना 90 डिग्री होना, है कि नहीं? कैसे नहीं होगा भाई मेरे, कैसे बात समझो ना। एक मतलब लेवल लाइन क्या है, ये बात समझो। ये लेवल सरफेस है, इस पर रहने वाला लाइन लेवल लाइन है। एक लेवल सरफेस है जो 3D है, उस पर रहने वाला लाइन भी तो भाई कर्व है। जो भी लाइन निकलेगा, ये तो ज्योमेट्री समझने वाली बात है ना, ये तो ज्योमेट्री समझने वाली बात है ना। जो भी लाइन निकलेगा, प्लम लाइन किसको बोला मैंने? इसीलिए मैंने बोला आगे का आप लोग पूछते हो, पीछे का आप मतलब सोचते हो ये सब तो मुझे आता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, तब नहीं मिस करोगे। अरे ये सब मिसकंसेप्शन है कि मैं डिप्लोमा हूँ तो नहीं समझ में आएगा। बुलाओ 10th वाले को, अगर ना समझा दूं तो मेरा नाम बदल देना। क्यों नहीं समझना चाहते? क्योंकि आप पहले अपने आप को कमजोर सोच के बैठे हो। बुरा लगे भला लगे, मैं समझा बता सीधा बात बोल रहा हूँ। अगर आप पहले से ही आपको कमजोर सोच के, मुझे पता है एसएससी जेई पढ़ाना है, ये एसएससी जेई का ही है, मैं उसी के लिए लिहाज से हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। बात समझ रहे हो आप? खुद को पहले ही कमजोर समझोगे, कहाँ से होगा? पढ़ाऊंगा ए और आप सोचोगे सी के बारे में, कहाँ से होगा? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं गेट में भी पढ़ाता हूँ, येस में भी पढ़ाता हूँ, एसएससी जेई में भी पढ़ाता हूँ, और सबसे ज्यादा डांट एसएससी जेई वालों को लगाता हूँ। क्यों पता है? वो सुनते बहुत मुश्किल से है, बहुत मुश्किल से। हाँ, लेकिन जब सुनने पे आ गए, उसके बाद धुआं काट देते हैं बिल्कुल। उसके बाद तो मैं भी मतलब कहीं नहीं रहता हूँ। सुनते नहीं है। तो आप लोगों को अगर बेहतर करना है अपना, बेटा मैं समझा रहा हूँ, सुनो, और अपने आप को कमजोर ना समझो। ठीक है? अपने आप को कमजोर ना समझो। अब आपने कब ज्वाइन किया है महेंद्र बाबू? आपने ज्वाइन कब किया? स्टार्ट हुआ सेशन तो ज्वाइन किया आपने? आपने 6:20 पे ज्वाइन किया है। आपने सवाल मेरे ऊपर रख दिया कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 20 मिनट तक जो मैंने लेक्चर दिया है, उस 20 मिनट का लेक्चर जब पार हो जाएगा बेटा, आपको बीच में से कैसे समझ में आएगा? फिर ये बात कहना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कैसे मैं मान लूँ बताओ? मैं पहले पहले स्टार्ट किया, मैंने बोला सीरियस आदमी हूँ मैं। 8 बच्चे आए थे, 4 भाग गए उसमें से। या तो देखो, मुझे 2 बातें समझ में आती है, माँ-बाप का या तो पैसा यूटिलाइज़ करो, अपना टाइम भी यूटिलाइज़ करो और पढ़ाई करके सही में एग्ज़ाम निकालो। या फिर अगर दिखावे के लिए है तो फिर भैया रहने दो। रेटिंग 4 मार के गए हैं मुझे, मैंने देखा। तो ये सब बातें नहीं है, बातें ये है कि आप सीरियस हो, मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ पढ़ाने में। आप भी सीरियस रहो, मैं ये चाहता हूँ। और ढंग से पढ़ाई करो और सच में एग्ज़ाम क्रैक करो। ये हवाबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ। यू हैव टू बी, ठीक है? तो मैं समझाऊँगा, आप थोड़ा सेशन दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। आप बीच में आए हो, शायद हो सकता है इसलिए समझ में ना आ रहा हो। लेवल सरफेस जब भाई साहब आपका फुटबॉल है, आप अगर फुटबॉल नहीं समझ पा रहे हो तो मैं कैसे अब बताऊँ फुटबॉल ला के कहाँ से? फुटबॉल तो यार हर बंदा देखा हुआ है। फुटबॉल पर पड़ा हुआ लाइन, अब ये कैसे और कौन से एंगल से बोलूँ? फुटबॉल के ऊपर पड़ा हुआ लाइन मेरे भाई, फुटबॉल के ऊपर पड़ा हुआ लाइन को क्या बोलोगे और? ये फुटबॉल के ऊपर लाइन रख दिया, देखो ज़रा, ये फुटबॉल था, फुटबॉल के ऊपर पड़ा हुआ लाइन, इसको मैंने बोला लेवल। ये अगर मैंने लेवल सरफेस बोला, पूरा सरफेस मतलब क्या होता है? मैं एक लाइन खींच के इसको सरफेस बोलूँगा क्या? सरफेस तो उसको बोलूँगा जब ये पूरा ये ऐसे सरफेस बनेगा, पूरा प्लेन बनेगा तब ना सरफेस बोलूँगा। सरफेस या तो कर्व हो सकता है या तो फ्लैट हो सकता है। बात समझ रहे हो? इतना बेसिक समझ, मैं चौथे क्लास से तो नहीं पढ़ाने आया हूँ यार, कि मुझे बोलोगे मुझे सरफेस भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लाइन भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे तो नहीं होगा ना। कुछ एक तो लेवल रखना पड़ेगा दोस्त मेरे, या तो मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा साथ मिलके, मैं रहूँगा साथ, ठीक है? तो अब मैंने बोला कर्वेचर, कर्वेचर वाला वर्ड है, कर्वेचर वाला वर्ड है, फुटबॉल है रे भाई, फुटबॉल, सिंपल फुटबॉल है। उस पे मैंने एक लाइन रखी, लाइन जो रखी मैंने, तो मैंने बोला कि जब सरफेस पे लाइन है, उसका नाम मैंने लेवल लाइन दिया। ये लेवल सरफेस है और ये लेवल लाइन है। क्या है? लेवल लाइन है, ठीक है? अब तुम ही सोचो, अंदर अंदर फुटबॉल से एक एक रे पास करके ले आओ, एक एक रे, और सारे सरफेस से निकलेगा रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है? रेडियल डायरेक्शन में। तो भाई अगर सरफेस के वो नॉर्मल निकल रहा है, तुमको एक्सेप्टेंस है कि वो सरफेस के नॉर्मल हो गए। नॉर्मल वर्ड से घबरा रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता हुआ, ये दिखा भी तो रहा हूँ, और कैसे बताया जाए इसको बताओ? तो जब ये सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है, तो जो लाइन सरफेस पर पड़ा हुआ है उससे 90 नहीं बनाएगा, उससे 90 नहीं बनाएगा क्या? ये तो बहुत बेसिक लॉजिक है भाई मेरे, ये तो बहुत बेसिक लॉजिक है। ये अगर इस पूरे सरफेस से 90 बना के निकल पा रहा है ये लाइन, रेडियल लाइन मेरे भाई, रेडियल लाइन, सर्कल के अंदर रेडियस, ये क्लास 6-7 से आता है अपने को, सर्कल और रेडियस। अगर ये बोलोगे कि नहीं ये तो मैं 8 भी नहीं पढ़ा हूँ तब तो बहुत मुश्किल है।
ये सर्कल है और ये रेडियस है, तो रेडियल जितने लाइन निकलेंगे वो सरफेस पर परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? सरफेस पर परपेंडिकुलर। तो अगर सरफेस से वो परपेंडिकुलर निकल रहा है, तो जो लाइन उस सरफेस पर रखा होगा, क्या वो नहीं बनाएगा 90 डिग्री? तो सवाल तो यही था ना मेरा, इज प्लम लाइन नॉर्मल टू लेवल लाइन? इज प्लम लाइन, अब मैंने स्टार्टिंग में पहले प्लम लाइन बताया, इसीलिए बताया, मुझे पता था। ध्यान से सुनते नहीं हो, जब क्वेश्चन आएगा तो बोलोगे समझ नहीं आता, आधे लोग तो भाग गए। तो प्लम्ब लाइन जो है वो मैंने पहले बताया है, उसको जाओ देखो। वो सारा प्लम्ब लाइन अगर आपके सरफेस के मैंने परपेंडिकुलर बताया, तो लेवल लाइन की भी परपेंडिकुलर होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस, जब आपका ये पूरा स्फीयर है, यहाँ आपने रेडियल लाइंस खींची, तो भाई ये नॉर्मल हुआ। लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे पड़ा हुआ लाइन क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा। तो हॉरिजॉन्टल माने क्या हुआ? बिल्कुल फ्लैट। तो फ्लैट सरफेस, अच्छा सरफेस यहाँ बना के तो 3D नहीं दिखा पाऊंगा। ये देखो, मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस पर पड़ा हुआ लाइन होगा, तो वो भी तो सीधा ही होगा भाई। सरफेस सीधा, उस पर रखा हुआ लाइन भी सीधा, समझ रहे हो? सरफेस सीधा तो लाइन रखा हुआ टेढ़ा हो जाएगा, नहीं ना। सरफेस सीधा, लाइन भी रखा हुआ सीधा, तो उसको हमने बोला ये भी सीधा लाइन है। तो अब क्या हुआ? मैंने बोला कि जो लेवल लाइन है, ये हमारा क्या है? लेवल, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगला बात हो गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर बात करें प्लम लाइन का, तो कहाँ 90 डिग्री बनेगा? जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ प्लम लाइन 90 नहीं बनाता हर जगह पर, उसी तरह हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ अगर प्लम लाइन 90 नहीं बना रहा है, तो उस पे पड़ा हुआ लाइन के साथ कहाँ हर जगह 90 बनाएगा? देखो ना, सारी ये रेडियल लाइंस है। तुम ही बताओ, एक लाइन के अलावा बाकी लाइन बना रहे हैं क्या नॉर्मल या परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ? कोई नहीं बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो सवाल तो इससे ही आएगा, यही आएगा जो मैं बता रहा हूँ, इसी से 10 सवाल है। जितना बताया ना मैंने, इसी से 10 सवाल है, इसी से 10 सवाल है। पर सुनोगे ध्यान से तब ना बेटा, नहीं सुनोगे तो मैं तो ऐसे बोलता चला जाऊंगा, कोई फायदा नहीं होगा। कुछ लोग सोचते बहुत आसान है यार, इतना बेसिक, इतना तो रट्टा मार के, क्यों रट्टा मार लिया यार? घुमा के पूछेगा कहां से बताओगे, समझ लो ना, खत्म किस्सा। एक ही बार में समझ के खत्म करो। ठीक है, अब ये सब छोड़ दो, सोचा था मैंने। अब आ जाओ डायरेक्ट मैथमेटिक, ये बताता हूँ क्या नाम है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि इसे एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर वो थ्योरी, तो अभी आप जब आओगे तो मैं और डिटेल में थ्योरी बताऊंगा, उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे बेसिक चीजें हैं। दो तरीका है आपके फील्ड के ऑब्जर्वेशन को फील्ड में लिखने का। आप जो टेबुलेट करते हो चीजों को, मतलब जब आपको मैंने शुरुआत में दिखाया था, एक आपका लेवलिंग स्टाफ होता है और एक आपका टेलीस्कोप होता है डंपी लेवल का, है ना। टेलीस्कोप से क्या करते हो आप? देखते हो, देखने के बाद आपको एक रीडिंग मिलती है, उस रीडिंग को नोट डाउन करते हो, नोट डाउन करके कहीं तो लिखते होगे। वो लिखने के बाद आप कैलकुलेट करते हो, तो कैलकुलेट करके निकालते क्या हो? फाइनली आपका टारगेट ये होता है। जैसे अगर मैं अभी बोल दूं आपका टारगेट क्या था, आप बोलोगे देखो सर, मैं यहाँ पे गया हूँ सर्वे करने, तो सर्वे करके मुझे लोगों ने बोला कि यार ये बताओ कि ये स्लोप जो है ऊपर है, नीचे है, ऊबड़ है, खाबड़ है, कैसे बताओगे? तो पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, मुझे किसी ने पूछ दिया कि इन सब पॉइंट्स का मुझे बताओ एक दूसरे से कितना कितना डिफरेंस है हाइट का, या फिर किसी ने ये पूछ दिया कि मुझे बी का हाइट बताओ, सी का भी हाइट बताओ, डी का भी हाइट बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा? सबका हाइट मुझसे कोई पूछ दे तो कैसे बताऊंगा? तो पहला बात ये होता है कि हम उससे पूछते, ठीक है, हम बीइंग एज ए इंजीनियर हम बताएंगे, हम तुमको बी का भी हाइट बताएंगे, सी का भी हाइट बताएंगे, डी का भी हाइट बताएंगे, ई का भी बताएंगे, तुम मुझे कोई एक रेफरेंस से किसी एक पोजीशन का हाइट तुम बता दो, बाकी हम बता देंगे। तो हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट। क्या ढूंढते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट, ताकि वहां का हमको हाइट पता चले, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट का जिसने हाइट दे दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा वो बेंच मार्क हो गया। बेंच मार्क मतलब अब वहीं से हम काम करेंगे, अब वहीं से अपना हम काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो हमको किसी ने बोला देखो ये बेंचमार्क जो है ए, इसका ये जो पॉइंट है ए, बेंचमार्क आदमी ने नहीं बोला, आदमी ने, किसी ने हमें ये दिया कि पॉइंट ए की हाइट किसी एक रेफरेंस डेटम से, डेटम मतलब कोई एक जगह से, जैसे स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था ना कि किसी फ्लोर का बंदा ग्राउंड लेवल से हाइट बताता जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर वाला बोल रहा है मैं ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर हूँ, सेकंड फ्लोर वाला बोल रहा है मैं 12 मीटर ऊपर हूँ, थर्ड फ्लोर वाला बोल रहा है मैं 18 मीटर ऊपर हूँ। तो हर कोई ग्राउंड से बता रहा है, तो ग्राउंड को लोगों ने बोला अच्छा यही रेफरेंस का डेटम है जहां से लोग अपनी अपनी हाइट बताते चल रहे हैं, है ना। अब उसी तरह क्या हुआ, यहाँ भी हमने एक ले लिया डेटम। डेटम, इस डेटम से, और खास तौर से ज्यादातर ये डेटम हम एमएसएल लेते हैं, मीन सी लेवल को लेते हैं, उस पर डिटेल बात बाद में करेंगे। तो किसी ने हमें बता दिया कि मीन डेटम से आपके ए पोजीशन की हाइट 100 मीटर है, इसी 100 मीटर को हम लेके बैठ गए, हाँ यही हमारा बेंचमार्क है, यही इसी के रेफरेंस में बाकी हाइट हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो दिया गया हमें ये वाला हाइट, तब जाके ही हम आगे परफॉर्म कर पाए, वरना हम नहीं बता पाते। समझ रहे हो, हम नहीं बता पाते। तो अब आगे बढ़े हम क्या किए, हमने क्या किया, ठीक है, अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया। सेट करने के बाद हमने अपना लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल कर लिया।
हॉरिजॉन्टल करने के बाद हमने बोला यहाँ पे रखो लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ में रीडिंग होती है 0, 1, 2, 3 ऐसे करके मीटर में मान लीजिए रीडिंग होती है ऊपर की तरफ। तो अभी आपने 0 यहाँ पे रखा, यहाँ रखने के बाद लेवलिंग स्टाफ आपने यहाँ आंख लगाया और देखा, तो आपको रीडिंग मिली 0.5। क्या मिला रीडिंग आपको? 0.5। ये क्या पता चला कि जहां आपने स्टाफ को रखा है वहां से इस जगह की हाइट 0.5 मीटर है। अच्छा, तो आपको पता क्या चला? लाइन आपका जो था ना, ये लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, और ऐसा लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको आप बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ये भी मैं बताऊंगा अलग से, फिर इसमें भी डिटेल बताऊंगा। वो लाइन ऑफ साइट मतलब आपके देखने वाला लाइन, देखने वाला लाइन। तो लाइन ऑफ साइट, वो वाला लाइन ऑफ साइट, ऐसा लाइन ऑफ साइट जो टेढ़ा ना हो, जो एकदम हॉरिजॉन्टल हो, वैसे लाइन ऑफ साइट को हम बोलते हैं क्या? लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है तो लाइन ऑफ साइट ही है हमारा। तो ये वाला जो आपका लाइन ऑफ साइट है, यहाँ से लेके अगर मैं ये बोलूँ कि अब एक बात बताओ, यहाँ से लेके आपके डेटम तक का हाइट बता सकते हो क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि 100 मीटर तो मुझे दिया गया है पहले से ही ए तक का। ए के ऊपर मैंने रखा लेवलिंग स्टाफ, तो मुझे ए की हाइट पता चल गई 0.5 मीटर। अब जब दोनों जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 100.5। तो आपने बोला हाँ, ये लाइन ऑफ साइट की हाइट कितनी हो गई? 100.5 मीटर हुआ ना? फिर ठीक है, आपने क्या किया? सिर्फ आपने अपने टेलीस्कोप के ऊपर वाले हेड को ऐसे रोटेट किया, दूसरी तरफ देखने लगे। मतलब आपने लेवलिंग स्टाफ उठाया और पॉइंट बी का आपको हाइट जानना था। ग्राउंड पे पॉइंट बी एक जगह था, इस लोकेशन का हाइट जानना था। आप लेवलिंग स्टाफ लेके आए, आपने इसको यहाँ रखा। रखने के बाद आपने टेलीस्कोप को जब घुमाया तो आपने यहाँ फिर से रीडिंग ली, और रीडिंग कितना आया? 0.7। फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा आप अब ये बताओ मुझे, ये पॉइंट बी की हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे अब आसान है आपके लिए। क्यों अब आसान है आपके लिए? ये फॉर्मूला मैंने ना सीखा है ना सिखाऊंगा। ये फॉर्मूला तो ना सीखा है मैंने, ना सिखाता हूँ। फॉर्मूला से ना पढ़ता हूँ ना पढ़ाता हूँ। सारा हिसाब समझ के बाद में फॉर्मूला, बाद में फॉर्मूला। पढ़ाई का मतलब समझदारी है। फिर बाद में लास्ट का एंड स्टेज जो होता है, जहां पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उस पोजीशन पर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमको उसको स्पीड कैसे करना है। पर बिना समझ के आपको मैं फॉर्मूले के ऊपर जाने के लिए अभी बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, तो आपको मैंने बोला कि आप मुझे ये बताओ कि ये बी की हाइट कितनी है। तो जब मैंने ये सवाल किया तो क्या पूछना चाह रहा हूँ? इसी रेफरेंस डेटा से बी पोजीशन की हाइट कितनी है। शकल देखोगे इस पूरे डायग्राम की तो समझ में आएगा कि जब 100.5 मीटर मुझे यहाँ तक का पता है, और ये 0.7 कहाँ से कहाँ तक की हाइट हो गई? जहां आपने स्टाफ रखा था वहां से इस पोजीशन तक की हाइट हो गई। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ कि स्टेशन बी की हाइट कितनी है, इसी हाइट को इंजीनियरिंग टर्म में आरएल कहते हैं। क्या? आरएल। तो आरएल ऑफ बी अगर निकालना है तो क्या करेंगे? ये 100.5 में से ये वाला 0.7 घटा देंगे। क्या करेंगे? ये 100.5 जो था आपका हाइट, इसमें से 0.7 घटा देंगे। अब आ जाओ जरा थोड़े से डिटेल में। क्या इस 105.5 का भी कोई नाम होगा, इस 0.5 का भी कोई नाम होगा, इस 0.7 का भी कोई नाम होगा, और यहाँ जो आपको मैंने अभी बताया हाइट ऑफ पॉइंट बी, इसका भी कुछ नाम होगा, उसको आरएल कहते हैं। ये सारा टर्मिनोलॉजी भी कॉमन होना चाहिए। जैसे अब एक एक करके आ जाओ, ये सारे टर्मिनोलॉजी पे आ जाओ एक एक करके। पहला बात, वैसा पोजीशन जहां से आपने स्टार्ट किया लेवलिंग का काम, वो सबसे पहला नॉन नॉन आरएल वाला पोजीशन आपका कहलाता है बेंचमार्क। क्या कहलाता है? बेंचमार्क। ठीक है, उसके बाद उस बेंचमार्क पर जब आप स्टाफ का रीडिंग रख के जो रीडिंग लोगे, पहला वाला जो सबसे पहले बेंचमार्क पर जो रीडिंग आप लोगे, पहला रीडिंग, उसको हम कहते हैं बैक साइड। देखो हर किसी का अपने स्पेसिफिक नाम होता चला गया। ठीक है भाई। फिर जब आपने आरएल ऑफ ए मतलब हाइट ऑफ ए, इसमें जब आपने जोड़ दिया अपने स्टाफ के रीडिंग को, उसमें से जो आपको 100.5 मिला, जो आपका क्या बतलाता है? लाइन ऑफ साइट की हाइट बतलाता है। कहां से? डेटम से। कहां से? डेटम से आपकी लाइन ऑफ साइट की हाइट बताता है। उसको भी हमने नाम दिया, उसको हमने बोला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या कहा हमने उसको? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फिर आगे आए तो 0.7 जो आपने लिया, ये स्टाफ रीडिंग है। क्या है? स्टाफ रीडिंग है। जब आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिला, आपने क्या किया? 100.5 में से बोला 0.7 घटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? हाइट ऑफ पॉइंट बी मिल जाएगा। तो आर एल ऑफ बी या हाइट ऑफ बी, दोनों बात सेम है। आर एल ऑफ बी या हाइट ऑफ बी। तो ये कैसे पता चला? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से स्टाफ रीडिंग आपने घटाया, तो आपको क्या मिला? आर एल ऑफ बी मिल गया। क्या मिला? आर एल ऑफ बी मिल गया। देखो यहाँ से डेफिनेशन सब चीजें समझ में आने लगेंगी। जब डायग्रामेटिक व्यू देखोगे, एक एक पॉइंट जो है उसका डेफिनेशन समझ में आने लगेगा। ठीक है, फिर आप आगे बढ़े। बोले कि ठीक है, ये रीडिंग भी ले लिया हमने। अब एक फिर से हमने स्टाफ रखा सी पर। फिर से हमने स्टाफ कहाँ रखा? सी पर रखा। सी पर रखने के बाद मैंने पूछा आपसे कि हाइट सी की क्या होगी, सी की हाइट क्या होगी? तो आपने बोला सी की हाइट के लिए फिर से आपने वही इंस्ट्रूमेंट रखे। आपकी ये लाइन ऑफ साइट जा रही थी। अब ये सब हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब समझ में आया यहाँ तक। अब आपको क्या चाहिए? सी की हाइट चाहिए। फिर क्या करोगे? आपको देखो यहाँ पे, आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो अभी भी वही है ना, लाइन ऑफ साइट से लेके डेटम तक का हाइट तो अभी भी वही है, वो 100.5। उसी 100.5 में ये वाला जो स्टाफ का रीडिंग आया है, क्या स्टाफ रखने के बाद सी के ऊपर जो 1.2 रीडिंग आया, ये क्या बतला रहा है? कि आपके स्टाफ को आपने जहां रखा है वहां से आपको जहां दिख रहा है इसकी हाइट 1.2 है। तो आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फिर से स्टाफ रीडिंग हटा दोगे, तो आपको हाइट ऑफ सी आ जाएगा। हाइट ऑफ सी यानी आप क्या किए जा रहे हो? हर बार
क्या किए जा रहे हो आप? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हर बार आप स्टाफ की रीडिंग घटाए जा रहे हो। क्या कर रहे हो? घटाए जा रहे हो। ठीक है भाई, ये घटाया, ये भी मिल गया। फिर आप पहुंचे कहाँ? फिर आप पहुंचे अगले पॉइंट पर, ये है आपका पॉइंट डी। फिर मैंने पूछा यार बताओ पॉइंट डी का आरएल क्या होगा, या फिर मैंने ये पूछा ये बताओ कि पॉइंट डी का हाइट क्या होगा डेटम से। बोला ठीक है भाई, अभी भी मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो यही है, अभी भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यही है। मैंने रखा स्टाफ यहाँ पर, स्टाफ रख के जब मैंने हाइट देखी तो कितना आया हाइट, देखो जरा, ये इस जगह डी से लेके यहाँ तक का हाइट कितना आया, 2.1 आया, 2.1 आया। फिर जब आप कैलकुलेट करोगे बोलोगे सर मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो पता था 100.5, यहाँ से मैंने 2.1 घटा देना है, यहाँ से मुझे क्या करना है 2.1 घटा देना है, मुझे आरएल ऑफ डी मिल जाएगा। यहाँ तक बात हो गई। आरएल ऑफ डी, अब मैंने बोला एक काम करो मुझे आरएल ऑफ ई भी बता दो, या फिर हाइट ऑफ ई भी बता दो, दोनों बात सेम है, हाइट ऑफ ई भी बता दो। आप बोले ठीक है, लेके गए, स्टाफ रखा आपने यहाँ, स्टाफ रखा आपने यहाँ, लेकिन हुआ क्या, स्टाफ तो रख दिया आपने, पर ये क्या हुआ, लाइन ऑफ साइट जो है ना वो कोइंसाइड ही नहीं कर रहा आपके स्टाफ से, लाइन ऑफ साइट जो है कोइंसाइड ही नहीं कर रहा। तो आपने बोला अच्छा लाइन ऑफ साइट कोइंसाइड नहीं कर रहा तो अब क्या करें। तो यहाँ पे आपका सीन बनता है चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। क्या सीन बनता है? चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। क्यों? क्योंकि अब स्टाफ के रखने से आपके लाइन ऑफ साइट के साथ आपको कोई भी रीडिंग मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या बोला, अब हम करेंगे क्या, स्टाफ चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट करेंगे। लेकिन साथ में एक बात ध्यान रखिए ना, आप एक बात ध्यान रखना, आपको अब तक इस पूरे प्रक्रिया में आरएल ऑफ सी मिल चुका है। क्या बोल रहे हो? इस पूरे प्रक्रिया में जो मैं लेके चल रहा था, आपको आप तक क्या मिल चुका है, आरएल ऑफ सी। अभी मैं पूछूं क्या आपको, सॉरी आरएल ऑफ डी, ये डी पॉइंट है। अब तक के इस पूरे प्रोसीजर में मैं अगर आपसे ये पूछूं क्या आपको आरएल ऑफ डी मिल चुका है, खुद ही सोच के मुझे बताओ, क्या अब तक के प्रोसीजर में आरएल ऑफ डी आपके लिए नोन है या अननोन है। आप यहां से चले थे, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता किए थे, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से आपने 2.1 घटाया और आपको क्या मिल गया, आपने 2.1 घटाया तो आपको आरएल ऑफ डी मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। इसी बेसिस पे छोटे छोटे ऐसे घुमावदार पेचीदा क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आप घबराते हो। अगर इस डिटेल से आप समझोगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं क्वेश्चन भी सारे करा देता हूँ, क्वेश्चन भी सारे कराता हूँ लाके, लेकिन जो बेसिक को समझ के रखेगा उसी को क्वेश्चन के समय भी जब समझाऊंगा तो क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी फिर याद रहेगा। तो अभी इस पूरे प्रोसीजर में समझ में क्या आया कि आरएल ऑफ डी अब तक मुझे पता चल चुका है, चल चुका है। ठीक, एक आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ये बात आपने नोट डाउन करके रख ली, आरएल ऑफ डी हमें पता चल चुका है। हमने इंस्ट्रूमेंट को उठाया और लाके यहाँ रख दिया, और इस स्टाफ को हमने हिलाया नहीं, जहां था हमने वहीं रहने दिया, जहां था हमने वहीं रहने दिया। फिर क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने के बाद हमने दोबारा से उसी स्टाफ पर हमने रीडिंग ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि हमें ये हाइट पता है अब आरएल ऑफ डी। अब होगा क्या, देखो पिछली बार भी क्या हुआ था, आरएल ऑफ ए जो था हमें पता था, इस आरएल ऑफ ए पर हमने बैक साइड ऐड करके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला था, और उसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके, यूटिलाइजेशन करके हमने हमने क्या किया था, बाकी सबका आरएल फाइंड आउट किया था। ये प्रोसीजर समझ रहे हो आप पूरा, समझ रहे हो। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम फिर से रीडिंग ले रहे हैं उस स्टाफ पर। किस स्टाफ पर? जिस जगह के स्टाफ का आरएल हमें पता है, जिस जगह का आरएल हमें पता है। तो बताओ ये सेम कंडीशन नहीं हो गया, जैसे स्टार्ट किया था वैसे टाइप का नहीं हो गया क्या? ये स्टार्टिंग में भी जब आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया था, पहला रीडिंग लिया था, कहाँ लिया था, वो जगह पर लिया था जिसकी हाइट आपको डेटम से पता थी। यहाँ भी अब जब आपने दोबारा इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है और जब आप हाइट रीडिंग ले रहे हैं, उस वक्त में आपको आरएल या हाइट ऑफ स्टेशन डी आपको पता है। मान लो इस बात को। जब ये कंडीशन आ गया तो अब मैंने बोला था पहला रीडिंग जब आप लोगे नोन पोजीशन पर, उसको बैक साइड बोलते हैं। यहां भी जब ये रीडिंग लोगे तो ये 0.6 आपका बैक साइड कहलाएगा, क्योंकि ये पूरे उसी डिफिनेशन में सेट होता है। क्या बोला मैंने, पूरा उसी डिफिनेशन में सेट हो रहा है ये, क्योंकि नोन आरएल पर आपने रीडिंग ली, और रीडिंग लेने के बाद जब आरएल के साथ ये 0.6 को जोड़ेंगे, फिर से मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। ये पिछला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1, और ये नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2। फिर से आप कहानी दोहराएंगे, अब नए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ धीरे धीरे फिर सारे पोजीशन का आप क्या करेंगे, आरएल पता कर लेंगे। तो प्रोसीजर समझ में आया आपको, प्रोसीजर इससे ज्यादा कुछ नहीं है लेवलिंग में। ये प्रोसीजर समझ लेंगे तो राइज एंड फॉल भी आसान, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आसान, दोनों ही मेथड आसान, दोनों ही मेथड आसान। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब देखो मैं इसको रीडिंग बताता हूँ, लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। ये पूरा प्रोसीजर एक बार दोबारा देखना, समझ में आएगा। अच्छा, लास्ट रीडिंग जो आपने लिया स्टाफ पर, वो हमेशा लास्ट रीडिंग एफएस फॉर साइड कहलाता है। तो फर्स्ट रीडिंग मैंने बताया बैक साइड, और लास्ट मैंने रीडिंग, ये सारे स्टाफ के रीडिंग है, फॉर साइड, बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड। क्या है तीनों, ये तीनों स्टाफ में लिए गए रीडिंग है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में लिए गए हैं, तो अलग अलग हमने नाम भी दे दिया है, अलग अलग हमने नाम भी दे दिया है। अच्छा, ये 0.6 को मैंने क्या बोला, बैक साइड। यहाँ पे जो 2.1 है ये भी लास्ट रीडिंग है। क्यों ये 2.1 क्यों लास्ट रीडिंग है? क्योंकि क्योंकि ये आपका लास्ट लास्ट रीडिंग है। किसके लिए? ये वाला जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट था ना आपका 100.5, 100.5, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए
ये 2.1 जो है ये आखिरी रीडिंग है, इसके बाद तो आपने इंस्ट्रूमेंट ही चेंज कर दिया, इसके बाद तो आपने इंस्ट्रूमेंट ही चेंज कर दिया। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली 2.1 आपके लिए लास्ट रीडिंग है, इसलिए उसका नाम भी हमने क्या बोला, फॉरसाइट। क्या बोला उसका नाम हमने, फॉरसाइट। अब आ जाते हैं ये रीडिंग लिखते कैसे हैं। आरएल आपको कहाँ देखो, पहला आपका पॉइंट ये था, उसका क्या था, बैक साइड आपने लिया 0.5, जो बैक साइड लिया वो लिख दिया 0.5। अच्छा, इसका आरएल आपको पता था 100 किसी ने दे रखा था, लिख दिया। रिमार्क में आपने क्या लिखा, बेंचमार्क लिख दिया। लिखने के बाद आपने फिर दूसरा रीडिंग कहाँ लिया, बी पर लिया। बी पर रीडिंग कितना आया, 0.7। अब इसको क्या बोलेंगे, फॉर साइड या बैक साइड, याद रखना। बैक साइड और फॉर साइड को आइडेंटिफाई करने के बाद बाकी सारे रीडिंग को इंटरमीडिएट साइड नाम देते हैं। क्या बोला मैंने, बैक साइड और फॉर साइड को आइडेंटिफाई करने के बाद बाकी जितने रीडिंग है उनको हम इंटरमीडिएट साइड, बीच वाले रीडिंग नाम देते हैं। बैक साइड के बाद हमने बी पर जो रीडिंग लिया, बी पर हमारा इंटरमीडिएट साइड है 0.7। जो हमने सी पर रीडिंग लिया वो भी इंटरमीडिएट है 1.2। 1.2 जो हमने डी पर रीडिंग लिया, डी पर दो रीडिंग लिया, एक हमारा बैक साइड है 0.6 और एक हमारा फॉर साइड है 2.1। तो 2.1 हमारा फॉर साइड है और 0.6 हमारा डी पर ही, ये हमारा बैक साइड है। और आखिरी रीडिंग जो हमने लिया वो हमने ई पर लिया, उसका नाम उसका हो गया 2.5, वो हमारा फॉर साइड हो गया। ठीक, फॉर साइड हो गया। अब हमने क्या स्टार्ट किया था कहानी, यहाँ से जैसे डायग्राम से स्टार्ट किया था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का कैलकुलेशन। तो हमने क्या किया था, देखो आरएल में बैक साइड जोड़ा, नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया 100.5। फिर हमने क्या किया, देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ रीडिंग घटाया तो बी का आरएल आया, तो उसी तरह 100.5 में से आईएस घटाया तो बी का रीडिंग आ जाएगा। 100.5 में से हमने घटाया क्या, 0.7, कितना आ जाएगा, 99.8 है ना। 100.5 में से हमने घटाया कितना, 0.7 कितना है, 99.8। अब ये हमारा कैलकुलेशन है, यहाँ से आगे जो है ये भी कैलकुलेशन है 99.8। ये आरएल ऑफ बी हो गया, यहाँ से भी मैंने समझाया, यहाँ से भी समझाया। कैलकुलेशन और डायग्राम दोनों का समझ आपको रखना बहुत जरूरी है। फिर आपको क्या हुआ, सेम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से आपने 1.2 वाली रीडिंग ले रखी है, तो 100.5 में से आपने 1.2 घटाया तो आपको फिर से नया आरएल आ जाएगा। 100.5 में से आपने क्या घटाया, 1.2, आपको आ गया 99.3। ये आपको आरएल ऑफ सी आ गया। फिर आपने क्या किया था, यही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से आपने डी पर कौन सा रीडिंग लिया था, 2.1 लिया था, तो आपने फिर 100.5 में से 2.1 घटाया तो आपको फिर आ गया क्या, नया हाइट, नया आपको आ गया आरएल 100.5 में से 2.1 घटाया 98.4। ये क्या है, 98.4 आपको आरएल ऑफ डी आ गया। फिर क्या किया था आपने, आरएल ऑफ डी में आपने ये जो बैक साइड 0.6 था ये जोड़ के आप नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे, तो आपने फिर क्या किया, देखो 98.4 में ये डी वाला जो आपका बैक साइड रीडिंग है इसको जोड़ के आप क्या कर रहे हो, नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो। क्या बनेगा वो, ये नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बना आपका 98.4 और बाद में आपने जोड़ दिया 0.6, तो ये क्या बन गया 99। ये बना नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको 2 नंबर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोला। फिर अगर यहाँ का कोई आरएल पूछे आपसे तो क्या बोलोगे, जो स्टाफ रीडिंग है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से घटा दो। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना, 99, 99 में से आप घटा दो कितना, 2.5, आपको आ गया नया इसका अपना आरएल ऑफ ई 96.5। ये पूरा प्रोसीजर, इन चीजों को आप समझोगे, इतनी कैपेसिटी रखते हो तो आगे सारे सवाल इतने आसानी से बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो कितने आसानी से बनेंगे। So thank you for all of you for watching this video and all. We will meet after completion of जब हम स्टार्ट करेंगे तब मिलते हैं और फिर हम डिटेल में बात करते हैं, फिर डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।